हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स बाय रवि में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हो, हम भारत के इतिहास का सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। हमारा अब तक का 6 टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है। अब तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे एक बार जाकर देखिए। आज का हमारा 7वां टॉपिक होगा जो मौर्य काल से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए तक्षशिला। दोस्तों, तक्षशिला जो है वो सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था मौर्य काल के समय में। यही के एक आचार्य थे, आचार्य चाणक्य। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग देकर, शिक्षा देकर मगध का साम्राज्य बनाया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, यदि हम नालंदा की बात करें तो इसे हम गुप्त काल में पढ़ेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सहबाजगढ़ी। दोस्तों, अशोक के जो अभिलेख हैं वो अन्य लिपियों में भी हैं, जैसे कि ब्राह्मी लिपि, अरमाइक लिपि और एक खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि और अरमाइक लिपि मुख्य रूप से जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में लिखी गई है, और सहबाजगढ़ी जो है वो पाकिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सहबाजगढ़ी। सहबाजगढ़ी में जो लिपि लिखी गई है, जिस लिपि में अभिलेख लिखे गए हैं, वो कौन सी है? खरोष्ठी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से शासक अमित्र घात के नाम से जाने जाते हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिंदुसार। दोस्तों, याद रखिएगा कि यूनानी इतिहासकार बिंदुसार को अमित्र घात या अमित्रोचेट्स के नाम से भी जानते हैं। अमित्र घात मतलब जो शत्रुओं को घात पहुंचाने वाला, शत्रुओं को हानि पहुंचाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मौर्य काल में भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था, और ये बात कौन कहता है? कौटिल्य, मेगास्थनीज या फिर ये बाकी दोनों? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। दोस्तों, मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आने वाला राजदूत था। इन्होंने अपनी किताब इंडिका में उस समय के भारतीय समाज के बारे में व्याख्या किया है, और साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य की भी व्याख्या किया है। तो उन्हीं की किताब से हमको समझ में आता है कि उस समय भारतीय समाज जो है वो 7 वर्गों में विभाजित था। दोस्तों, कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त का गुरु था, आचार्य था, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं। इसकी किताब का नाम अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र से हमें उस समय की राजनीति की जानकारी मिलती है। राजनीति ये बोल सकते हैं राजनीतिक जीवन की भी जानकारी मिलती है हमको, किससे? कौटिल्य से। अब हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? तो यदि अंतिम शासक की बात करें तो इन चारों ऑप्शन में सबसे सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी बृहद्रथ होगा। दोस्तों, बृहद्रथ जो है वो मौर्य वंश का अंतिम शासक रहता है। उसके बाद बृहद्रथ का ही एक सेनापति रहता है, पुष्यमित्र शुंग। वो बृहद्रथ की हत्या करके एक नया वंश, शुंग वंश की स्थापना करता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक होता है वो बृहद्रथ होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद में रखिएगा। दोस्तों, हम जितने भी एमसीक्यूज के क्वेश्चन लाए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछे जा चुके हैं, और अन्य वन लाइनर एग्जाम में भी पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। इसलिए आप ध्यान से वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी आजीवक। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने मौर्य वंश की स्थापना की है। उसने अपनाया था जैन धर्म को। फिर उसका पुत्र बिंदुसार है, उसने अपनाया था आजीवक संप्रदाय धर्म को। और उसके पश्चात आता है अशोक, वो अपनाता है बौद्ध धर्म को। तो एक ही पीढ़ी के 3 व्यक्ति 3 अलग अलग धर्म के अनुयायी होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मौर्य प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कार्यों का वर्णन किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कौटिल्य। देखिए, राजनीतिक जीवन, मौर्य काल के राजनीतिक जीवन का सबसे अधिक और सबसे अच्छा वर्णन जो किया है वो चाणक्य ने किया है, कौटिल्य ने किया है अपनी किताब अर्थशास्त्र में। चाणक्य कहा जाए या कौटिल्य कहा जाए या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं। उनकी किताब अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन का वर्णन है, उस समय के राजनीतिक जीवन का वर्णन है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष नंद वंश के किस शासक से हुआ था? और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, घनानंद। देखिए घनानंद जो है वो नंद वंश से संबंधित है। नंद वंश का पहला शासक है महापद्मानंद और अंतिम शासक है घनानंद। ये हमने महाजनपद में देखा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराता है अपने गुरु चाणक्य की मदद से, और एक नए वंश की स्थापना करता है जिसे हम मौर्य वंश कहते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो नंद वंश के शासक घनानंद का समकालीन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलिंग युद्ध। देखिए अशोक का युद्ध होता है कलिंग के साथ, और अशोक ही इसमें विजय हासिल करता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि इसमें बहुत अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी प्रकार के लोग होते हैं। जिस क्षेत्र में कलिंग का युद्ध होता है ऐसा लगता है जैसे वहां पर खून की नदियां बह गई हो। वहां पर कीचड़ इकट्ठे हो जाते हैं, दलदल, जो कि पूरे खून के और वहां के लाशों के होते हैं। ये सब जब अशोक देखता है तो उसका मन बहुत अधिक विचलित हो जाता है। उसके बाद एक बौद्ध भिक्षु उसको उपदेश देता है, उसके उपदेश से प्रभावित होकर अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और बौद्ध धर्म को अपनाने के पश्चात वो बहुत अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है और धम्म नीति को अपनाता है, ना कि युद्ध नीति को। मतलब वो अपने साम्राज्य का विस्तार धर्म के आधार पर करता है, ना कि युद्ध के आधार पर। इसको ध्यान में रखिएगा कि वो कलिंग का युद्ध रहता है जिसमें अशोक जो है जीतने के पश्चात भी बौद्ध धर्म को अपना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जैन धर्म। ध्यान में रखिएगा कि जो सम्राट चंद्रगुप्त है, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक है, वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जैन धर्म को अपना लेता है और कर्नाटक चला जाता है। ठीक है, और भद्रबाहु से दीक्षा लेकर ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म को अपनाता है। तो सही आंसर क्या हुआ हमारा? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म का अनुयायी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक महान निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी, मौर्य। मौर्य वंश का पहला राजा रहता है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उसका पुत्र आता है बिंदुसार, और फिर उसका पुत्र आता है अशोक। तो मौर्य वंश से ही संबंधित है अशोक। लेकिन मगध का पहला राजा जो है वो हर्यक वंश से आता है, जैसे कि बिंबिसार, अजात शत्रु, ये सारे उदायन, ये हर्यक वंश से आते हैं। उसके बाद मगध में शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश आता है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक रहता है बृहदत्त, उसको मारता है पुष्य मित्रशुंग, और फिर शुंग वंश की स्थापना होती है। तो ये चारों के चारों मगध के ही वंश रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक की धम्म नीति का क्या अर्थ है? अहिंसा, दया, दान या फिर सभी? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सभी। वैसे भी बौद्ध धर्म जो है वो अहिंसा पर भी आधारित है, दया पर भी आधारित है, दान पर भी। तो सभी जो है वो धम्म नीति का ही अर्थ है, धम्म नीति का ही एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका के लेखक हैं, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। दोस्तों देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक राजदूत आता है जिसका नाम रहता है मेगास्थनीज। ये सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत रहता है। उसने एक किताब लिखी थी इंडिका, जो उस समय के मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में वर्णित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया इंडिका जो है उसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भाग एवं बलि संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्व विभाग से। ये भाग और बलि जो है वो भूमि पर लिया जाने वाला ही टैक्स है दोस्तों। तो ये राजस्व विभाग से संबंधित टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार करने कौन गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संघमित्रा। देखिए दोस्तों, जब अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपना लेता है तो अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र का नाम रहता है महेंद्र और पुत्री का नाम रहता है संघमित्रा, उसको श्रीलंका भेजता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो ये आपको याद में रखना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ही वो इतिहासकार हैं जिन्होंने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को समझने में सबसे पहले उन्होंने समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसका एक्सप्लेनेशन जो है हम पहले के क्वेश्चन में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व। आपको ईसा पूर्व और ईसवी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जाएगा, तो ध्यान में रखना मौर्य वंश जो है वो ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट का समय है, ठीक है। ईसवी एडी का समय नहीं, ये बाद में आता है। तो कलिंग पर आक्रमण अशोक ने कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार का समकालीन टॉलमी द्वितीय कहाँ का था, कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मिस्र। मिस्र का शासक था टॉलमी द्वितीय और ये बिंदुसार का समकालीन था, ये आपको याद में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो इन चारों ऑप्शन में जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, विलियम जोन्स। दोस्तों याद रखना कि विलियम जोन्स ने ही चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी, कि इसी को ही सैंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वहां पर सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है कि उसको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। दोस्तों अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है, जो कि पाटलिपुत्र के अशोकाराम नामक स्थान पर आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इन चारों ऑप्शन में इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। दोस्तों चाणक्य का नाम जो है वो कहीं विष्णुगुप्त भी दिया गया हो सकता है, या फिर कौटिल्य भी चाणक्य का ही नाम है, ठीक है। आपको तीनों नाम याद में रखना है। और चाणक्य कौन है? ये चंद्रगुप्त मौर्य के आचार्य हैं, गुरु हैं, और साथ ही साथ तक्षशिला के प्रोफेसर भी हैं। अलेक्जेंडर का सेनापति सेल्यूकस को किसने हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और बदले में फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान वाले जो क्षेत्र जो सेल्यूकस निकेटर ने जीत लिया था, दहेज में ले लिया था, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, अशोक का रुमंदेय स्तंभ किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध के जन्म से। दोस्तों याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है रुमंदेय का स्तंभ, जो कि अशोक द्वारा निर्मित है। अशोक ने अपने शिलालेख में स्वयं को किस नाम से सामान्यतः उल्लेखित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी। अशोक ने अपने अधिकांश लेख में खुद का नाम अशोक ना लिखकर देवनाम प्रियदर्शी ही लिखवाया है, मतलब देवों के प्रिय, ठीक है। इसका मतलब होगा देवों के प्रिय। कुछ ही अभिलेख हैं जिसमें उन्होंने अपना नाम जो है वो अशोक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अशोक। दोस्तों अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तब उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी, युद्ध नीति, उसको बदलकर धम्म नीति को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जिसमें सहिष्णुता था, उदारता था और करुणा था। देखिए बौद्ध धर्म आधारित ही है अहिंसा पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृत भाषा। अशोक के अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, और प्राकृत भाषा उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी, तो उनके द्वारा लिखी गई बातें आम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, इसलिए प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा।
अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? जैसे कि हम देख ही चुके हैं कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की है। कौटिल्य की जगह यहाँ पर चाणक्य भी आप ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? कौटिल्य ने। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? देखिए, जब भी यहाँ पर ये बोला जाए ना कि कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ पर किया गया है, अशोक के कौन से अभिलेख में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अशोक ने अपने 13 नंबर का जो शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका सही आंसर है राजनीतिक जीवन। कौटिल्य का देखिए दोस्तों, ये अर्थशास्त्र से हमको क्या लगता है कि ये इकोनॉमी से संबंधित है, लेकिन ये इकोनॉमी से भी संबंधित है, लेकिन मुख्य रूप से ये राजनीतिक जीवन पर आधारित किताब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए श्रवणबेलगोला। देखिए, श्रवणबेलगोला जो है वो कर्नाटक में स्थित है। जब चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लेता है तो वो राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप देता है और भद्रबाहु से दीक्षा लेकर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला जाता है। दोस्तों, श्रवणबेलगोला में जाकर वो संथारा तपस्या करता है। संथारा तपस्या का मतलब ये होता है कि जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक तपस्या करना, वो भी बिना कुछ खाए पिए। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने जीवन का अंतिम दिन जो है वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बिताता है। मुद्रा राक्षस किसकी कहानी है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो सही आंसर है गुर्जरा। याद रखिएगा, गुर्जरा जो है इस अभिलेख में अशोक ने अपना नाम अशोक बताया था, नहीं तो सभी अभिलेख में देव नाम, प्रियदर्शी जैसे नाम बताए थे। एक तो गुर्जरा और दूसरा मास्की। ठीक है, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा कि अशोक ने अपना नाम अशोक लिखा था, गुर्जरा और मास्की। किस मौर्य शासक ने जैन धर्म अपनाने के पश्चात अपना शासन अपने पुत्र को सौंप दिया था? तो अभी हमने देखा ही है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, वो अपने जीवन के अंतिम समय में वृद्धावस्था में जैन धर्म को अपना लेते हैं और अपना राजपाट जो है अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक के बाद उसका उत्तराधिकारी आता है कुणाल। लेकिन यहीं पर यदि ये पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो वृहदत्त आंसर होगा। वृहदत्त जो है वो अंतिम शासक होता है, उसको मार के पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए तक्षशिला, जो अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान में स्थित है। आचार्य चाणक्य जो है वो वहीं के आचार्य थे। उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी और उसके पश्चात मौर्य वंश की स्थापना की गई मगध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसका निर्माण जो है वो अशोक ने करवाया था। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए, जिस भी क्वेश्चन में ये ग्रीन स्टार बना होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों, साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर चाहिए। क्या आप इन सब्जेक्ट की थ्योरी चाहते हैं या केवल ऑब्जेक्टिव चाहते हैं? क्या चाहिए आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पण। दोस्तों, पण याद रखना, ये उस समय की प्रचलित मुद्रा थी, जैसे कि आज रुपया है ना, उस समय पण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन थे? तो देखिए, स्थानिक जिला प्रशासकों को कहा जाता था। ये एक अधिकारी होते थे स्थानिक, जो जिला प्रशासक होते थे। अशोक ने किस साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपगुप्त। देखिए, उपगुप्त जो होता है वो एक बौद्ध भिक्षुक होता है। उसी की बातों से प्रभावित होकर अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मिश्र। जो तुरमय है वो अशोक के समय का ही राजा है, जो कि मिश्र का राजा था।
सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। बेतवा नदी के किनारे, दोस्तों याद रखिएगा, बेतवा नदी के किनारे भोपाल से 46 किलोमीटर दूर पर ये स्थित है। और कहाँ स्थित है ये? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, रज्जुक थे, तो रज्जुक दोस्तों ये मौर्य शासन के अधिकारी थे, स्पेशली ये अशोक के समय में मौर्य शासन के अधिकारी हुआ करते थे, जिन्हें रज्जुक कहा जाता था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। दोस्तों अशोक के जो अभिलेख हैं, एक तो खरोष्टी लिपि में है, अरमाइक लिपि में है और ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। खरोष्टी और अरमाइक लिपि जो है वो केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहां पर पाया गया है। भारत पर मौर्य वंश के पश्चात अगला शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुंग वंश। देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त रहता है, उसके पश्चात पुष्य मित्र शुंग जो है वो बृहदत्त की हत्या करता है और शुंग वंश की स्थापना करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुंग। लेकिन यदि ये पूछा जाता कि मौर्य वंश के पूर्व शासक कौन था, तो वो आएगा नंद वंश। नंद वंश का शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश की स्थापना किए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य से तात्पर्य एक अखंड भारत। सबसे पहले अखंड भारत की स्थापना किसने की थी? तो वो है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात जब अशोक आता है तो वो और अधिक साम्राज्य का विस्तार कर देता है, लेकिन प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? सामाजिक जीवन, आंतरिक नीति, विदेश नीति, ये सभी विकल्प। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सभी विकल्प। देखिए, अशोक के शिलालेख जो हैं वो उस समय के सामाजिक जीवन के बारे में बताते हैं, उस समय अशोक की नीतियां क्या थी वो भी बताई जाती है, विदेश नीति। मतलब अशोक के शिलालेख से हमें उस समय के सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में सम्राट अशोक के समकालीन शासक कौन थे? दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? सम्राट अशोक के समकालीन कौन थे? ऑप्शन बी, तुर्माया। ठीक है, ये मिस्र के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे? मतलब उनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 340 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। दोस्तों मगध की अगर हम राजधानी की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले भी पाटलिपुत्र ही था। जब मौर्य वंश की स्थापना होती है तब भी उस समय की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र ही रहती है। जहां तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार रहता है, राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया जाता है, क्योंकि ये भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न स्थान रहता है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महान अशोक किस वंश के शासक थे? तो हम तो जानते ही हैं कि ये मौर्य वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य इसके दादाजी थे, बिंदुसार इसके पिताजी थे, और है ना, और अशोक इसके बारे में हम सब जानते हैं। चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र में पैदा हुआ, जो कि अब स्थित है। मतलब पाटलिपुत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, बिहार। दोस्तों जो पटना वाला क्षेत्र है ना, वहीं पर पाटलिपुत्र स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो किसके उत्तराधिकारी थे अशोक? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक। ठीक है, और सुशील जो है वो कौन था? अशोक का बड़ा भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो कौन था अंतिम सम्राट इसका? बृहदत्त। चंद्रगुप्त पहला सम्राट, और ये कालाशोक ये तो अलग ही वंश का है, ये तो शुंगनांग वंश का है, लेकिन ये भी मगध का ही शासक रहता है। इसके बारे में हमने महाजनपद में पढ़ा था। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सैंड्रोकोट्स, ये सैंड्रोकोट्स है, सैंड्रोकोट्स किसे कहा गया है? दोस्तों सैंड्रोकोट्स जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त, ये सभी गुप्त कालीन शासक हैं। जब हम अगला वीडियो लाएंगे ना गुप्त काल पर,
तब हम चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय और समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची स्तूप के बारे में हमने देखा ही है, इसको किसने बनवाया है? अशोक ने। ठीक है, अशोक ने ही तो स्तूप अभिलेख बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के सप्तांग सिद्धांत अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है, ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं और इसके बारे में आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। किसके शासनकाल में डायमेकस जो है वो भारत आया था? तो डायमेकस जो है वो बिंदुसार के शासनकाल में आया था दोस्तों, ये एक राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें मौर्य काल की जानकारी भी प्राप्त होती है? तो हमको मौर्य काल की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उससे हमें मौर्य काल की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। ये आपको याद रखना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए ही है, इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन आप लोगों से ये इसलिए पूछा जाता है ताकि हमको ये पता चल सके कि आप पहले से कितना जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। दोस्तों भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, लेकिन श्रीलंका से हमें अशोक से संबंधित कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तक्षशिला। तक्षशिला में फैली हुई अशांति को शांत करने के लिए बिंदुसार ने सुशीम को भेजा था, लेकिन सुशीम जो है वो शांति स्थापित नहीं कर पाता। सुशीम जो है वो बिंदुसार का बड़ा पुत्र रहता है, उसके पश्चात जब अशोक जाता है तब वहां पर शांति स्थापित हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो उसका सही आंसर है दोस्तों मेगास्थनीस। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक राजदूत आता है मेगास्थनीस, और ये जो है अपना एक किताब लिखता है इंडिका, जिससे हमें मौर्य प्रशासन की बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य या फिर कौटिल्य? ये किसके आचार्य थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे कौन? कौटिल्य, आचार्य चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में अर्थशास्त्र के अनुसार सीता का क्या अभिप्राय है? सीता किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से जो भी आय प्राप्त होती थी उसे ही उस समय में सीता कहा जाता था, और इसकी जानकारी हमको आचार्य चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया है? तो ये कहाँ पर पाया गया है दोस्तों? एकमात्र उत्कीर्ण शिला चित्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सांची। इसके बारे में आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल पहले किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो मौर्य वंश के जस्ट पहले कौन आया था? नंद वंश, जिसका प्रथम शासक कौन था? महापद्मानंद, और अंतिम शासक कौन था? धनानंद। इसी को ही हराकर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। दोस्तों यहाँ तक आपका 73 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि आपको अगला वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम फिर से इतिहास के इंपॉर्टेंट MCQs को कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।